तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये हम बात कर रहे हैं आईओसीएल के क्वेश्चन पेपर की जो एग्ज़ाम 29 सितंबर 2024 को हुआ था डिप्लोमा इन केमिकल के बारे में। तो उसके टेक्निकल पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे और पार्ट 2 में हम 16 से 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। असर्शन में कह रहा है कि द यील्ड ऑफ पैराफिन आइसोमेराइजेशन इज लोअर व्हेन यूजिंग जियोलाइट कैटलिस्ट, और रीजन बता रहा है कि जियोलाइट आइसोमेराइजेशन कैटलिस्ट ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर एंड आर लेस सेलेक्टिव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जियोलाइट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो क्रैकिंग रिएक्शंस इसमें होने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से जो पैराफिन्स का यील्ड होता है वो कम हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो एसर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 16 का, तो वो सही हो जाता है। और बात करें अगर रीज़न की, तो जियोलाइट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसमें जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है उसकी वजह से बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस बढ़ जाती है और इससे इस कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इन अ पैक्ड डिस्टिलेशन कॉलम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इनकरेक्टली एसोसिएट द फंक्शन विद द कंपोनेंट। मतलब इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, उसको हमें चूज करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंड इफेक्ट इनहेंस द मास ट्रांसफर इफिशियंसी एट द कॉलम इंड्स। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि जो इंड इफेक्ट होता है वो कंडेंसर और रिबॉयलर के अराउंड होने वाला फिनोमिना होता है जो कि हमारे कॉलम की इफिशियंसी को घटा देता है, और जबकि ऑप्शन में ये कह रहा है कि बढ़ा देता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी देखते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड ओवर द पैकिंग। ये बिल्कुल सही बात है कि रीडिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि पैकिंग में लिक्विड का ओवरऑल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना। और पैकिंग रिस्टेनर प्रिवेंट द पैकिंग मटेरियल फ्रॉम मूविंग। तो जो पैकिंग रिस्टेनर का काम होता है वो पैकिंग मटेरियल को अपने स्थान से मूव करने से प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाता, सही है इसका स्टेटमेंट। और ऑप्शन डी का स्टेटमेंट ये है कि इंट्रेनमेंट एलिमिनेटर रिड्यूसेस द कैरी ओवर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इनटू द वेपर फेज। मतलब जो इंट्रेनमेंट एलिमिनेटर होता है वो जो इंट्रेनमेंट के थ्रू ड्रॉपलेट जो है वेपर के साथ साथ कैरी ओवर हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करता है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इन मास ट्रांसफर द फेनोमेना where a temperature gradient is generated as a result of a constant concentration gradient is known as A है Dufour effect, B है Fick effect, C है Soret effect और D है Fourier effect। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्यूफर इफेक्ट क्या होता है। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है और उसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये फिनोमिना ड्यूफर इफेक्ट कहलाती है। और इसके विपरीत एक फिनोमिना होती है जिसको हम सोरेट इफेक्ट कहते हैं। उसका स्टेटमेंट ये होता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है और मास फ्लो होने लगता है, तो उस परिस्थिति में सोरेट इफेक्ट कहा जाता है इसे। तो ये हो गया सोरेट इफेक्ट। और जो फिक्स इफेक्ट होता है वो तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करता है, और जो फोरियर इफेक्ट होता है वह कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूफर इफेक्ट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर द रिस्क मैनेजमेंट प्लान बट नॉट अंडर द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से हमको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत तो कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए है रिस्क असेसमेंट। तो ऑप्शन ए
जो रिस्क असेसमेंट की बात करता है, तो जो रिस्क असेसमेंट होता है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का ही पार्ट होता है। यह ऑफ साइट कॉन्सिक्वेंसेस को एनालिसिस करता है कि अगर कोई मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट हो जाता है तो इससे सराउंडिंग कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होता है। ये जो है आरएमपी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंप्रेशन इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कौन सा इसमें मैच है चारों ऑप्शंस में से जो कि करेक्ट नहीं है, तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि रोटरी स्क्रू कंप्रेशन कंप्रेसर्स यूज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म विथ इंटरलॉकिंग हेलिकल स्क्रू विच रोटेट इन द सेम डायरेक्शन टू कंप्रेस्ड एयर। तो इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक कह रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। वो दोनों जो रोटरी कंप्रेशर्स में होते हैं, जो हेलिकल स्क्रूज होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं और एयर को कंप्रेस करते हैं। तो जो सेम डायरेक्शन दिया है इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्सियल कंप्रेसर्स कंप्रेस एयर बाय फोर्सिंग इट टू फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ रोटेटिंग एंड स्टेशनरी ब्लेड। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर दैट यूजेस पिस्टन एंड सिलेंडर टू कंप्रेस एयर लीडिंग टू पल्सेटिंग एयर फ्लो। ये भी बिल्कुल सही है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑपरेट बाई using rotating impeller to increase air velocity which is then converted to pressure। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये इम्पेलर्स के थ्रू एयर की वेलोसिटी को बढ़ाता है और उसके जो कि फर्दर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो बी सी और डी तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही है और हमको गलत स्टेटमेंट चुनना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फॉर अ सिनेरियो with an initiating event frequency of 1 per year and a PFD of 10 माइनस टू दिया हुआ है, लेकिन ये 10 टू द पावर माइनस टू होगा। 10 टू द पावर माइनस टू PFD दिया हुआ है फॉर द प्रोटेक्टिव लेयर। व्हाट इज द मिटिगेटेड कॉन्सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये एक प्रोसेस सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट में यूज होने वाले टर्म्स होते हैं, जिसमें मिटिगेटेड कॉन्सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। और एक इसमें पीएफडी टर्म होता है जिसका नाम होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर पीएफडी दिया हुआ है कि 10 टू द पावर माइनस टू, जो कि हो जाएगा 0.01। और MCF यानी कि मिटिगेटेड कॉन्सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, MCF इज इक्वल टू IEF इंटू PFD। मतलब कि मिटिगेटेड कॉन्सिक्वेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी इंटू PFD। तो इवेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 पर ईयर, तो 1 इंटू हो जाएगा PFD दिया हुआ है 10 टू दी PFD दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस टू, तो इसका मान हो जाएगा 0.01। तो 1 इंटू 0.01, इसका आंसर हो जाएगा 0.01। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.01 पर ईयर। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन अ हीट एक्सचेंजर द फॉलिंग फैक्टर इंक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉलिंग फैक्टर इज नॉट ट्रू। मतलब कि जो स्टेटमेंट गलत है उसे हमको फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं स्टेटमेंट देखते हैं। फॉलिंग इज मोर सीवियर एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन। तो जो फॉलिंग होता है वो हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाते हैं और प्रिसिपिटेशन भी बढ़ने लगता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन बी देखते हैं। फॉलिंग फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट वंस द हीट एक्सचेंजर रीचेज स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कंडीशन। मतलब कि जब हीट एक्सचेंजर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पे कंडीशन पे ऑपरेट होता है तो फॉलिंग फैक्टर कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र में भी फॉलिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी, increasing the fluid velocity can help reduce the falling factor by minimizing the time solid particle have to deposit।
तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो टाइम जो होता है सॉलिड पार्टिकल को डिपॉजिट होने के लिए वो बहुत कम मिल पाता है, इसलिए डिपोजिशन कम हो जाता है, इसलिए हमारा फॉलिंग फैक्टर कम हो जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, द फॉलिंग फैक्टर कैन बी अफेक्टेड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्लूइड इन द हीट एक्सचेंजर। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके कंपोजिशन में जो है फॉलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे हमारा फॉलिंग फैक्टर अफेक्ट होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करें तो कौन से ऑप्शंस या फिर कौन से स्टेटमेंट इन चारों में से सही होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अ पंप अराउंड इज अ कूल्ड वैक्यूम डिस्टिलेट स्टीम रिटर्न टू द कॉलम टू कंट्रोल इट्स हीट लोड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो पंप अराउंड का यूज किया जाता है वह कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन करता है तथा हीट लोड को कंट्रोल करता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। लिक्विड प्रोपेन इज यूज्ड इन प्रोपेन डीअसफाल्टिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोकार्बन ऑयल फ्रॉम वैक्यूम रेसिड्यू। तो हमें पता है कि प्रोपेन डीअसफाल्टिंग में वैक्यूम रेसिड्यू से हाइड्रोकार्बन ऑयल को रिमूव करने के लिए लिक्विड प्रोपेन का यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला तीसरा स्टेटमेंट। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज फॉलोड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टू एडजस्ट द ऑयल्स विस्कोसिटी इंडेक्स बाय पार्शली रिमूविंग हाई विस्कोसिटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जैसा कि स्टेटमेंट में कह रहा है, हमें पता है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा हाई विस्कोसिटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करके ऑयल की विस्कोसिटी इंडेक्स को हम एडजस्ट करते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। द पोर पॉइंट ऑफ लूब ऑयल इज एडजस्टेड बाय रिमूविंग वैक्स फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन थ्रू लो टेम्परेचर फ्रीजिंग एंड सेपरेशन यूजिंग सॉल्वेंट लाइक मेथिल एथिल कीटोन। तो लूब ऑयल के पोर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए लो टेम्परेचर फ्रीजिंग और मेथिल एथिल कीटोन सॉल्वेंट के द्वारा सेपरेशन का यूज करके हम वैक्स फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव कर लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 4 भी स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन बी ऑल स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रे टाइप डिस्टिलेशन कॉलम्स। तो ट्रे टाइप डिस्टिलेशन कॉलम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम में हम मेनली बबल कैप ट्रे और सीप ट्रे का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें बेटर सेपरेशन मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि बबल कैप ट्रे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेपर लिक्विड कॉन्टैक्ट एंड कैन हैंडल वेरीफाइंग फ्लो रेट्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है बबल कैप, और वेरीफाइंग मतलब चेंजिंग फ्लो रेट्स के लिए भी हम बबल कैप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अ सीप ट्रे हैज़ परफोरेशन दैट अलाउ वेपर टू पास थ्रू वाइल लिक्विड फ्लोज ओवर द ट्रे प्रमोटिंग एफिशिएंट वेपर लिक्विड कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन। तो जो सीप ट्रे होता है उसमें होल्स बने होते हैं, प्लेट्स, जो कॉलम की प्लेट्स होती है उसके अंदर होल्स बने होते हैं, जिसके थ्रू हमारा वेपर जो है ना पास करता है, और उस पे प्लेट पे लिक्विड का होल्डअप रहता है, तो उसके थ्रू ये परफोरेट करके बाहर निकलता है, जिससे इसको जो वेपर को लिक्विड से के साथ कांटेक्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। तो इसमें कुछ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के टाइप दिए गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग, उनके यूज़ के रिकॉर्डिंग उसमें स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि गैस्केट प्लेट हीट एक्सचेंजर कि में हम द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज अबाउट 250। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गैस्केट टाइप वाला प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है उसमें हम 250 डिग्री सेल्सियस तक ही मैक्सिमम उसमें उसको ड्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन सूटेबल फॉर स्मॉलर स्पेस एंड हाई टेम्परेचर्स। ये भी सही है, क्योंकि जो ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर होते हैं उनकी डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है और स्मॉलर स्पेस पे भी हम यूज कर लेते हैं, और इसको
300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक के हाई टेम्परेचर तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी भी सही है और स्टेटमेंट बी भी सही है। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर अलाउड फॉर इजी क्लीनिंग एंड इट इज़ सूटेबल फॉर वेरी डर्टी फ्लूइड्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है और डर्टी फ्लूइड्स को हम उसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डर्टी फ्लूइड यूज करने पे हमको बार बार फ्रिक्वेंटली उस हीट एक्सचेंजर को क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर वेल्डेड कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इनको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा और इसमें हमें क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एक बार डी पे नज़र डाल देते हैं, प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर्स हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी सूटेबल फॉर क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। चूँकि जो प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें प्लेट में फिन्स लगा करके हीट ट्रांसफ़र एरिया को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो हाई हीट लोड के लिए और क्रायोजेनिक एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान आरएमपी रेगुलेशन। ये पूछ रहा है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन प्लांट्स, टू प्रिवेंट ऑन साइट एक्सीडेंट्स ओनली, और टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ हैजार्डस केमिकल्स इन होम, टू प्रोटेक्ट ऑफ साइड पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है वो मेनली ऑफ साइड पीपल और एनवायरनमेंट और जो भी कंसर्न्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो कह रहा है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन प्लांट्स, इसके लिए हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को यूज में लाते हैं कंट्रोल करने के लिए, और ऑन साइट एक्सीडेंट के लिए भी ये यूज होता है। और रेगुलेट, और ऑप्शन सी कह रहा है टू रेगुलेट द यूज ऑफ हैजार्डस केमिकल्स इन होम्स, तो होम्स के हैजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए आरएमपी काम नहीं करता है। तो आरएमपी का मेन काम होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट की सेफ्टी इंश्योर करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज पॉलीप्रोपाइलीन क्लासिफाइड एज। तो पॉलीप्रोपाइलीन के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है उसको हम मेल्ट करके मल्टीपल टाइम रिफॉर्म कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इन इंडस्ट्रियल सेटिंग द proportional integral derivative controller is often referred to by which of the following terms। मतलब कि जो पीआईडी कंट्रोलर होता है इंडस्ट्रीज में उसको हम और किस नाम से जानते हैं इंडस्ट्रीज में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रल कंट्रोल होता है उसे हम उसका जो वर्किंग प्रोफाइल होता है वो रीसेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पास्ट के एरर से करेक्शन करता है, इसलिए इसे इंटीग्रल कंट्रोल को रीसेट भी कहा जाता है। और दूसरा जो डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है वह रेट ऑफ चेंज के बेस पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है तथा उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर रिएक्ट करता है, इसलिए डेरिवेटिव कंट्रोलर को रेट से भी डिनोट किया जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट प्लस रेट कंट्रोलर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल को रीसेट के नाम से भी जाना जाता है और डेरिवेटिव को रेट कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है उसे हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, द प्रेजेंस ऑफ अ फिन्ड सरफेस ऑन अ हीट एक्सचेंजर इंक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फिन्ड सरफेस होता है तो हीट ट्रांसफर का एरिया बढ़ जाता है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ जाता है। तो स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ फॉलिंग ऑन द हीट ट्रांसफर सर्फेसेस ऑफ अ हीट एक्सचेंजर विल डिक्रीज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हीट ट्रांसफर के सर्फेसेस पर फॉलिंग हो जाती है तो हमारा हीट ट्रांसफर प्रभावित होता है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम हो जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन अ हीट एक्सचेंजर इज डोमिनेटेड बाय द स्मॉलर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज इज लार्ज। जब दो वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है ना, तो जो
स्मॉलर हीट ट्रांसफ़र कोएफ़िशिएंट होता है उसको हम मान के चलते हैं, उसको हम यूज़ में लाते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफ़िशिएंट फॉर गैस टू गैस हीट एक्सचेंजर्स इज़ अबाउट 10,000 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो जो गैस टू गैस हीट एक्सचेंजर्स में जो हीट ट्रांसफ़र कोएफ़िशिएंट होता है, जहाँ पे गैस टू गैस हमारा प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र कोएफ़िशिएंट वो बहुत कम होता है। इसमें 10,000 दिया हुआ है, वो 10 के आसपास ही होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मतलब कि जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसे चुनने के लिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की तरफ। विच टाइप ऑफ रिएक्शन primarily occurs during thermal cracking involving the formation and interaction of free radicals। मतलब कि जब थर्मल क्रैकिंग होता है तो उसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, तो ऑप्शन ए तो सही है क्योंकि थर्मल क्रैकिंग में फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होते हैं। और ऑप्शन दे रहा है कैटालिटिक रिएक्शन, चूँकि कैटालिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जबकि ये थर्मल क्रैकिंग में कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट एनर्जी का यूज होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब थर्मल क्रैकिंग से रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आगे के क्वेश्चंस का हम पार्ट 3 में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस में अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।